नमस्कार। तो हम शुरू करते हैं अंग्रेजी शासन में सामाजिक गतिशीलता के बारे में। तो शुरू करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। प्राचीन व मध्यकाल में, जब प्राचीन की और जब मध्यकाल की बात की जा रही है, प्राचीन व मध्यकाल में पाई जाने वाली सामाजिक गतिशीलता भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान होने वाली सामाजिक गतिशीलता से तुलनात्मक रूप से भिन्न थी। अब अंग्रेजी शासन काल में सामाजिक गतिशीलता की चर्चा जांच की जाएगी। तो जब अंग्रेजी शासन था, जब अंग्रेज लोग थे, तो उस समय जो सामाजिक गतिशीलता थी वो किस प्रकार थी, तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं अंग्रेजी शासन का विविधात्मक प्रभाव। अंग्रेजी शासन का विविधात्मक प्रभाव में जानेंगे। अंग्रेजी शासन की स्थापना भारत के आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में गहरे व दूरगामी परिवर्तन लाई। जो अंग्रेजी शासन है वो काफ़ी परिवर्तन लाई। इसने अनुसूचित जातियों को सामाजिक गतिशीलता के कुछ नए अवसर प्रदान किए। उदाहरण के लिए नए आर्थिक अवसर दिए किन्हें? जो अनुसूचित जातियां थीं, जैसे शिक्षा, पश्चिमीकरण, ईसाई धर्म स्वीकार लेना तथा राजनीतिकरण। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ये अंग्रेज लोग, पश्चिमी जो अनुसूचित जातियां लोग थे, उन्होंने कहीं ना कहीं सबको अपना लिया। तो अनुसूचित जो जातियां थी, कहीं ना कहीं उन्हें काफ़ी लाभ हुआ। मतलब कह सकते हैं कि उनमें उनकी जो पहले निम्न स्थिति थी, कहीं ना कहीं धीरे धीरे नॉर्मल होती गई। तो पश्चिमीकरण, ईसाई धर्म स्वीकार लेना, राजनीतिकरण, मतलब यही हुआ कि उन्होंने कहीं ना कहीं ईसाई धर्म को अपना लिया। इसके अतिरिक्त इस काल में संस्कृतिकरण के माध्यम में गतिशीलता की पारंपरिक प्रक्रिया अधिक बढ़ी। संस्कृतिकरण से भी काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन हुआ। जो निम्न जाति के वर्ग के लोग थे, उन्होंने अपनी कहीं ना कहीं उच्च वर्गों की तरह उन्होंने अपने तौर तरीके बदल लिए। आगे बढ़ते हैं। परंतु औपनिवेशिक शासन में, जब औपनिवेशिक शासन था, अनुसूचित जातियों के सभी भागों को लाभ नहीं मिला। अनुसूचित जातियां जो कि बुनाई तथा चमड़े की रंगाई जैसे कुटीर उद्योगों या दस्तकारी के काम में रत थी। मतलब ये सारे काम में वो कहीं ना कहीं एकदम अच्छे से थे, रत थे। जैसे चमड़े की रंगाई या कुटीर उद्योग में कहीं ना कहीं वो कार्य करते थे। अंग्रेजों द्वारा भारत में आयातित सस्ते व बढ़िया मशीन निर्मित माल से मुकाबला नहीं कर पाई। इसके कारण उनका मजदूरीकरण तथा दरिद्रीकरण हुआ। तो कहीं ना कहीं वो जो निम्न वर्ग के लोग थे, कहीं ना कहीं वो हाथों से कार्य करते थे, मशीनें नहीं थी। लेकिन अंग्रेज लोग मशीन ले आए, मशीनों में अपनी जो चीज़ें हैं वो अपने बनाने लग गए। कह सकते हैं उद्योग में जो भी चीज़ें हैं वो बनाने लग गए। और इस प्रकार जो दरिद्र, जो कह सकते हैं जो निम्न जाति के वर्ग थे, अनुसूचित जाति के वर्ग थे, उनका जो काम था वो कहीं ना कहीं छिन्न भिन्न हो गया। क्योंकि उनका जब काम अब मशीनी ने ले लिया, तो कहीं ना कहीं उनमें और ज़्यादा कह सकते हैं मजदूरी आई। वो अपने कार्य को छोड़ के अब मजदूरी पे आ गए, काम करने के लिए मजदूरी करने लगे दूसरे के यहाँ पर। और इस प्रकार उनकी जो गरीबी है वो और ज़्यादा हो गई। तो दरिद्रीकरण कह सकते हैं उनमें और ज़्यादा हो गई, और ज़्यादा गरीबी हो गई। और वह निवराह के लिए, मतलब जो चीज़ें निवराह के लिए खेतीहर मजदूरी पर निर्भर होने के लिए बाध्य हो गए। अब वो अपने किस प्रकार अपना जीवन यापन करें, तो मजबूर हो गए वो खेतीहर मजदूर होते हैं ना, खेतों में काम करते हैं, उस काम के लिए वो बाध्य हो गए। अनुसूचित जातियों के कुछ लोग शहरों की ओर चले गए, कुछ लोग तो शहरों की ओर चले गए तथा वहाँ पर उन्होंने झाड़ू लगाना, गंदगी हटाने जैसे पारंपरिक व्यवसाय को किया। जो उनका पारंपरिक व्यवसाय था, कहीं ना कहीं उन्होंने यही काम शुरू कर दिया शहरों में भी जाके, क्योंकि शहरों में काम नहीं मिल पा रहा था। तो उन्हें जो भी काम मिला उन्होंने वो काम स्वीकार कर लिया। अतः शहरी क्षेत्रों में उन्होंने आय बढ़ने के बावजूद व्यवसाय संबंधी परिस्थिति में गतिशीलता प्राप्त नहीं की। मतलब उनकी आय तो बढ़ गई, शहरों में भी काम करते करते धीरे धीरे उनकी सैलरी तो बढ़ गई, लेकिन जो उनकी परिस्थिति थी, जो उनका स्टेटस था, कहीं ना कहीं वो आगे नहीं बढ़ पाया।
आगे बढ़ते हैं। कुछ अनुसूचित जातियों ने अंग्रेजी साम्राज्य की तत्कालीन आवश्यकताओं से आर्थिक लाभ उठाया तथा ऊपर की ओर गतिशील हो गई, और कुछ जो अनुसूचित जातियां थी उन्होंने लाभ उठाया और कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ गई। तमिलनाडु के नादार पारंपरिक रूप से ताड़ी बनाते थे। जो नादार लोग थे ये पारंपरिक रूप से ताड़ी बनाने का काम करते थे, जिसे एक दूषित व्यवसाय माना जाता था। अपने अध्ययन में हॉर्डग्रेव ने पाया कि अंग्रेजी शासन में नादार ताड़ी का व्यवसाय करने लगे। किसमें? अंग्रेजी शासन में जो नादार लोग थे वो ताड़ी का व्यवसाय करने लग गए थे तथा उन्होंने अपने आप को मध्यस्थता व कर्ज देने वाले साहूकारों के रूप में स्थापित कर लिया, और धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को जो कर्ज देते हैं इस प्रकार उन्होंने अपने आप को कर लिया, वो कर्ज देने लग गए, दूसरों को साहूकार के रूप में स्थापित कर लिया। उन्होंने धन कमाया, अपनी स्वयं की भूमि खरीदी, शिक्षा प्राप्त की तथा अपनी सामाजिक परिस्थिति को बढ़ा दिया। तो कहीं ना कहीं तो इस तरह उन्होंने अपनी जो उनकी पहले सामाजिक परिस्थिति थी उन्होंने कहीं ना कहीं उसको, जो निम्न वर्ग काम करते थे, व्यवसाय करते थे, कहीं ना कहीं उसको छोड़ के वो अच्छी स्थिति हो गई उनकी। इस प्रकार से महाराष्ट्र के महारों तथा उत्तर प्रदेश में आगरा के जाटव चमारों ने नए आर्थिक अवसरों का लाभ उठाकर अपनी सामाजिक परिस्थिति में सुधार किया। तो कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के आगरा के जो जाटव चमार थे उन्होंने भी कहीं ना कहीं आर्थिक अवसरों का लाभ उठाया, और कहीं ना कहीं जो उनकी सामाजिक परिस्थिति थी, सामाजिक जो स्टेटस था, जो निम्न वर्ग का काम करते थे, अब वो कहीं ना कहीं उन चीज़ों से छोड़कर आगे बढ़ चुके थे। आगे बात करते हैं। इसमें यही चीज़ बात की गई थी, इसमें यही चीज़ बताया गया है कि जो पहले जो स्थिति थी अंग्रेजी शासन के बाद, कोई ऐसा व्यवसाय करते थे जिसके व्यवसाय को लेकर ही आगे बढ़ गए। जैसे इसमें ताड़ी बनाने वाले थे, कहीं ना कहीं धीरे धीरे अंग्रेजी शासन में भी ताड़ी बनाने का काम किया, और इस प्रकार वो धीरे धीरे उन्होंने धन कमाया, और धन कमाकर वो कहीं ना कहीं साहूकार बन गए। जो निम्न वर्ग के, जो अनुसूचित जाति के लोग थे उनकी बात मैं कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं उन्होंने धन कमाया और साहूकार बन बैठे। इस प्रकार उनकी जो स्थिति थी, पहले की जो स्थिति थी, कहीं ना कहीं वो उससे अच्छी हो गई थी। आगे बढ़ते हैं। संस्कृतिकरण के माध्यम से सामाजिक गतिशीलता की संस्कृतिकरण से किस प्रकार एक सामाजिक गतिशीलता हुई, जानते हैं। अनुसूचित जातियों के लिए सामाजिक गतिशीलता के परंपरागत मार्ग, जो उनकी परंपरागत जो पहले जैसे थे परंपरागत मार्ग अथवा संस्कृतिकरण को अंग्रेजी काल में और बढ़ावा मिला। अब अंग्रेजी काल में कहीं ना कहीं और बढ़ावा मिला। संस्कृतिकरण आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया हुआ है। आर्थिक और शैक्षणिक रूप से गतिशील अनुसूचित जातियों ने अपनी निम्न सामाजिक परिस्थिति को और अधिक स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। जनगणना में जाति के आलेखन की नीति ने संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया। अनेक अनुसूचित जातियों ने जाति पदक्रम में उच्च परिस्थिति की मांग की। जो अनुसूचित जाति के लोग थे, कहीं न कहीं उन्होंने जाति पदक्रम में उच्च स्थिति की उन्होंने मांग की। जाटव तथा नादारों ने अपनी जीवन शैली संस्कृतिकृत करके क्षत्रिय परिस्थिति की मांग की। अब वो कहीं न कहीं क्षत्रिय, जिस प्रकार एक क्षत्रिय होते हैं, स्टेटस के लोग होते हैं, तो किसी न किसी प्रकार से वो कहते थे कि हमें क्षत्रिय, जिस प्रकार क्षत्रिय रहते हैं उस प्रकार उन्होंने उसकी मांग की। जीवन शैली संस्कृति करके क्षत्रिय परिस्थिति की मांग की। किसने? जाटव एवं नादारों ने अपनी जीवन शैली में मांग की। जाटव ने अपना मूल उद्भव, जो जाटव थे, चमार जो कह सकते हैं जाटव थे, अपना मूल उद्भव शिव के गोत्र में ढूंढा। वह गोमांस व भैंस का मांस खाना बंद कर दिया। अब जो निम्न वर्ग के लोग थे, जो अनुसूचित जाति के लोग थे, कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप को किस प्रकार बताया कि हम मूल रूप से कहाँ से आए हैं, शिव जी के गोत्र से आए हैं, और उन्होंने गोमांस, गाय का मांस व भैंस का मांस खाना बंद कर दिया। इस प्रकार
नादारों ने ब्राह्मणों की भांति धोती बांधना शुरू कर दिया तथा ब्राह्मणों जैसे ही चुटिया रखने लगे। अब वो हर ब्राह्मणों जैसे ही उन्हें धोती बांधनी शुरू कर दी और चुटिया भी रखने लगे। इसके साथ ही उन्होंने प्रथागत भारी आभूषण व कान के जेवर पहनने बंद कर दिए। अब जिस प्रकार वो पहले रहते थे उस सब चीज़ों को उन्होंने धीरे धीरे त्याग दिया। जो प्रथागत उनका आभूषण था उसको भी उन्होंने त्याग दिया और जो कान में जेवर पहनने थे उसको भी उन्होंने बंद कर दिया। परंतु अनुसूचित जातियों को उच्च जातियों का आक्रोश झेलना पड़ा। अब जो उच्च जाति के वर्गों के लोग थे अब उन्हें तो गुस्सा आएगा ही, तो कहीं ना कहीं उच्च जाति के लोगों आक्रोश आ गया उच्च जातियों के लोगों के अंदर कि ये बिल्कुल हमारे जैसे ही पहनते ओढ़ते हैं। तो यही बात इनमें आक्रोश झेलना पड़ा, जिन्होंने इन लोगों को उच्च जातियों की जीवन शैली अपनाने के लिए पीटा तथा यहाँ तक कि इनकी महिलाओं के वृक्ष के वस्त्र तक उतारने के उदाहरण दर्ज हैं। तो कहीं ना कहीं उच्च वर्गों के जो लोग थे उन्होंने उनको खूब पीटा और जो महिलाएं थी निम्न वर्ग की अनुसूचित जातियों की, उनके जो वृक्ष पर जो स्थल थे, जो वृक्ष पे जो वस्त्र थे, कहीं ना कहीं उसे उतारने के लिए भी वो कहीं ना कहीं ये उदाहरण दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति थी जब निम्न वर्ग के अनुसूचित जाति वर्गों के लोग निम्न उच्च वर्गों के लोग जैसा पहनते अपने स्थिति उच्च दिखाने का प्रयत्न करते थे, तो उच्च वर्ग के लोग उनके साथ कैसा करते थे। आगे बढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त अनेक सांप्रदायिक आंदोलनों के माध्यम से सांस्कृतिक परंपरा के विश्वास व मूल्यों अनुसूचित जातियों तक पहुँचे। इन आंदोलनों में सतनामी संप्रदाय, गोरखपंथ, रामानंद पंथ तथा कबीर पंथ प्रमुख थे। केरल के श्री नारायण गुरु ने सामाजिक धार्मिक सुधारों के लिए अपना संप्रदाय इरवा पुजारियों व सन्यासियों के इर्द गिर्द संगठित करना प्रारंभ किया। कौन? केरल के श्री नारायण गुरु ने अपनी जो सुधार किया, उन्होंने सामाजिक धार्मिक सुधारों के लिए, समाज में जो कुछ देख रहे थे वो उसके सुधारों के लिए उन्होंने अपना संप्रदाय जो था इरवा पुजारियों व सन्यासियों के इर्द गिर्द संगठित करना शुरू कर दिया, प्रारंभ कर दिया। आगे बढ़ते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे पश्चिमीकरण के माध्यम से सामाजिक गतिशीलता। तो जो पश्चिमीकरण, जो अंग्रेजी पहनावा आप समझ लीजिए, अंग्रेजी तौर तरीका, तो उसमें किस प्रकार सामाजिक गतिशीलता हुई। श्रीनिवास के द्वारा दी गई परिभाषा के अनुसार समाज व संस्कृति में 150 वर्षों से अधिक लंबे अंग्रेजी शासन के कारण तकनीकी संस्थाओं, विचारधारा व मूल्यों में आए परिवर्तनों को पश्चिमीकरण कहते हैं। जैसे तकनीकी संस्थाएं और विचारधाराओं में जो परिवर्तन है वो उसी को ही पश्चिमीकरण कहते हैं। अंग्रेजी शासन के दौरान उच्चानुमुख गतिशील अस्पृश्य जातियों ने पश्चिमीकरण में समाविष्ट जीवन शैली को अपनाया। तो उच्चमुख आपको बता दिया है मैंने कि उच्चमुख क्या होता है, फिर मैं बता देती हूँ आप सबको। उच्चमुख वही होता है जब निम्न वर्ग के लोग उच्च पद प्राप्त कर लें, तो उसी को ही उच्चमुख मतलब एक ऊंची तरफ से वो आगे बढ़ रहे हैं, ऊंचे पोस्ट प्राप्त कर रहे हैं। तो उच्चमुख गतिशील अस्पृश्य जातियों ने पश्चिमीकरण में समाविष्ट जीवन शैली को अपनाया। मांस खाने व शराब पीने जैसी अनेक असांस्कृतिक परंपराओं के अनुसूचित जातियों में प्रचलित होने के कारण इनको यह जीवन शैली अपनाने में सुविधा हुई, क्योंकि ये मांस मच्छी तो खाते थे अनुसूचित वर्गों के लोग। तो कहीं ना कहीं इन्हें ये जो पश्चिमीकरण है, ये जो तौर तरीका है मांस शराब, कहीं ना कहीं उसको आसानी हुई इन लोगों को पश्चिमीकरण जैसे तौर तरीके अपनाने में, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो पहले से ही खाते थे। सुनिंदा पटवर्धन ने पाया कि बटलर, कसाई व आया के रूप में अंग्रेज अफसरों तथा उनकी पत्नियों की सेवा करने वालों में महार सर्वप्रथम थे। महार सर्वप्रथम वो लोग थे जो अंग्रेजी महिलाओं की और उनकी अंग्रेजी जो लोग थे, अंग्रेज की जो पत्नियां थी उनकी सेवाएं करते थे। तो कह सकते हैं सर्वप्रथम कौन थे? महार जाति के थे, चूँकि महार स्वयं गौमांस खाते थे। अब महार जाति के जो लोग थे वो खुद गौमांस खाते थे, अंततः उन्हें गौमांस खाने वाले विदेशी मालिक के लिए काम करने में कोई आपत्ति नहीं थी।
तो आप समझ सकते हैं उन्हें कोई आपत्ति नहीं हुई, क्योंकि वो खुद गौ मांस या भैंस का मांस खाते थे, इसलिए उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई और वह उनके कार्यों में लग गए, उनकी सेवा में वो लग गए। आगे बढ़ते हैं। तो पश्चिमीकरण में आपने यही जाना कि किस प्रकार उन्होंने जो निम्न जो अनुसूचित जाति के वर्ग थे, किस प्रकार वो बहुत जल्दी ढल गए, किसमें, पश्चिमीकरण में, क्योंकि वो भी खाने, हर तौर तरीके उनके भी खाने, मांस खाना, गौमांस खाना उनका भी था, और अंग्रेजी लोग भी यही चीज़ करते थे। तो कहीं ना कहीं उनकी तौर तरीकों को अपनाने में उन्हें कोई मुश्किल नहीं हुआ, उन्होंने बहुत जल्दी अपना लिया। आगे बढ़ते हैं। धर्म परिवर्तन के माध्यम से सामाजिक गतिशीलता। अब धर्म परिवर्तन जो लोग कर लेते हैं अपना, उस आधार पर वो किस प्रकार आगे बढ़े, इसके बारे में पढ़ते हैं। धर्म परिवर्तन करके ईसाई बनकर सामाजिक गतिशीलता हासिल करने का अनुसूचित जातियों को एक और मार्ग मिला। जो अनुसूचित जातियां थी, जब उन्हें बहुत ज़्यादा नीचे दिखाया जाने लगा, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया और वो ईसाई बन गए। ईसाई मशीनरियों द्वारा दी गई आर्थिक सहायता, शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं, नौकरियों के अवसर के माध्यम से सामाजिक परिस्थिति में सुधार की आशा ने इस मार्ग को बढ़ावा दिया कि उन्होंने कहीं ना कहीं जो उनका जो स्थिति है, कहीं ना कहीं उनमें बहुत ज़्यादा सुधार हो जाएगा जब वह ईसाई धर्म को अपना लेंगे। और ईसाई धर्म उन्होंने अपनाया तो उन्हें ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मिली। उनको ये आशा थी कि उनका जो चीज़ें उन्हें मिलेंगी वो बहुत ही अच्छे होंगी जब वे ईसाई धर्म अपना लेंगे। तब 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में चमारों, चूड़ों, लाल बेगी तथा अन्य अनुसूचित जातियों में बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन हुए। बहुत बड़े पैमानों पर अब धर्म परिवर्तन हुआ। इसके अतिरिक्त ये देखा गया कि जिन अनुसूचित जातियों ने उच्च शिक्षा तथा श्वेत-पोश नौकरियां प्राप्त कर ली हैं और इस प्रकार धन कमा लिया, वह ईसाई धर्म में स्वीकृत व एकीकृत हो गए, परंतु जो लोग पिछड़ गए वह धर्म परिवर्तन के बावजूद अस्पृश्यता के दाग को धो नहीं पाए। तो आप समझ सकते हैं, जिन्होंने बढ़िया पढ़ लिख कर एक अच्छी खासी नौकरी प्राप्त कर ली तो उनके पास तो धन आ गया, पर जो लोग पढ़ नहीं पाए, अनुसूचित जातियों की बात कर रही हूँ, जो लोग पढ़ नहीं पाए उनकी जो स्थिति थी वो पहले की जैसी ही बनी रही। अस्पृश्य के दाग को वो धो नहीं पाए क्योंकि उनकी स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं आया। और जो लोग पढ़ लिख कर अच्छी नौकरियां प्राप्त कर ली, उनकी जो स्थिति थी वो काफ़ी अच्छी हो गई, उनके पास धन आ चुका था। आगे बढ़ते हैं। तो आपने समझा कि धर्म परिवर्तन के माध्यम से किस प्रकार वो अपनी स्थिति को अच्छा बनाने के लिए उन्होंने धर्म परिवर्तन किया। निम्न वर्गों के लोगों ने, जैसे चमारों ने, चूड़ों ने, लाल बेगी, तो इन सब लोगों ने कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन किया ताकि इनकी जो स्थिति है, जो भेदभाव पहले होता था इनके साथ, वो शायद अब नहीं होगा। तो इन्होंने इसको अपना लिया। और कुछ लोग जो थे वो पढ़ाई लिखाई करके उन्होंने अच्छी नौकरी प्राप्त कर ली, लेकिन कुछ ऐसे वर्ग भी थे जो कहीं ना कहीं ये सब नहीं कर पाए और उनकी स्थिति कहीं ना कहीं वो दाग कहीं ना कहीं वो बना रहा उनके जाति उन पर। आगे बढ़ते हैं। अंबेडकर एवं गांधी जी के बारे में, जिनका क्या मायना था। महान नेता भीमराव अंबेडकर ने अनुसूचित जातियों की परिस्थिति सुधारने का एक अन्य महत्वपूर्ण प्रयास किया। किसने? भीमराव अंबेडकर जी ने। उन्होंने अनुसूचित जातियों की जो स्थिति है उसको सुधारने के लिए बहुत प्रयास किया। वे स्वयं महाराष्ट्र की अस्पृश्य महार जाति की थी। अब भीमराव अंबेडकर कौन सी जाति के थे? वो स्वयं एक अस्पृश्य जाति के थे और वो महार जाति के थे। उन्होंने अनुसूचित जातियों के क्षैतिज सक्रियकरण पर जोर दिया तथा उनको एक महत्वपूर्ण राजनीतिक ताकत बना दिया। अब अनुसूचित जातियों के वर्गों को क्या बना दिया? एक राजनीतिक ताकत बना दिया। अनुसूचित जातियों की गतिशीलता के लिए उन्होंने राजनीति, शिक्षा व प्रशासन के धर्मनिरपेक्ष मार्गों पर बल दिया। कि धर्मनिरपेक्ष का अर्थ यही होता है कि सभी धर्म के लोगों को समान नज़र से देखना, समान कानून, उन पर समानता कह सकते हैं। तो उन पर बल दिया किसने? भीमराव अंबेडकर जी ने। अनुसूचित जातियों की गतिशीलता के लिए उन्होंने राजनीति, शिक्षा व प्रशासन के धर्मनिरपेक्ष मांगों पर बल दिया। उनकी मान्यता थी कि सारी प्रगति की कुंजी राजनीतिक शक्ति थी।
सारी प्रगति की जो कुंजी थी वो राजनीतिक शक्ति थी। और यदि अनुसूचित जातियां अपने आप को एक पृथक दल के रूप में संगठित करके राजनीतिक शक्ति प्राप्त कर ले तो उनका राजनीतिक उद्धार हो सकता है। तो ये इनका मानना था, किनका मानना था? भीमराव अंबेडकर जी का मानना था कि एक हम जो अनुसूचित जातियां हैं इनका एक दल बना देंगे हम, तो कहीं ना कहीं ये राजनीति में एक शक्ति के रूप में उभर कर आएंगी और ये अपनी मांगों के लिए आवाज़ उठाएंगे। तो कहीं ना कहीं इनकी ये मांग थी, एक संगठित होकर राजनीतिक शक्ति प्राप्त कर लेंगे ये, और उनका राजनीतिक उद्धार हो सकता था। तो ये भीमराव अंबेडकर जी का मानना था। अब हम पढ़ते हैं, गांधी जी का भी मानना पढ़ेंगे। अनुसूचित जातियों की मांगों को स्पष्ट करने के लिए अंबेडकर ने दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना की। किसकी स्थापना की? दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना की। अनुसूचित जातियों की सामाजिक एवं नागरिक असमर्थताओं को दूर करने के लिए अहिंसक एवं सीधे कदम उठाने का रास्ता अपनाया गया कि हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, अहिंसक एवं सीधे कदम उठाने का रास्ता अपनाया गया। पूना में मंदिर में हरिजनों को, जो हरिजन महात्मा गांधी जी ने हरिजन नाम दिया था, तो पूना में मंदिर में हरिजनों को प्रवेश दिलाने के लिए 1927 में अंबेडकर ने सत्याग्रह का नेतृत्व किया। कब? 1927 में। और अपने क्रोध की अभिव्यक्ति करने के लिए उन्होंने मनुस्मृति को भी जलाया। उन्होंने इतना क्रोध आ गया था कि उन्होंने अपने क्रोध की अभिव्यक्त करने के लिए, अपने क्रोध को व्यक्त करने के लिए उन्होंने मनुस्मृति को भी जलाया। 1928 में अंबेडकर ने साइमन कमीशन से अनुसूचित जातियों के लिए पूर्ण प्रतिनिधित्व, वयस्क मताधिकार व अलग चुनाव क्षेत्र की मांग की। किसने? भीमराव अंबेडकर जी ने एक अलग क्षेत्र चुनाव की मांग की कि हम अलग चुनाव देंगे, कह सकते हैं। तो उन्होंने अलग चुनाव क्षेत्र की मांग की। अलग चुनाव क्षेत्र की उनकी निरंतर मांग के कारण गांधी जी के पूना समझौते के अंतर्गत विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थानों में बहुत बड़ी वृद्धि हुई, क्योंकि महात्मा गांधी जी नहीं चाहते थे कि जो ये अनुसूचित जातियां हैं इनका एक दल बने, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अलग हो जाते अन्य लोगों से। तो उनकी महात्मा गांधी जी का ये विचार था। तो कहीं ना कहीं जो आरक्षित जो स्थान है, जैसे कैसे रिजर्वेशन जिसे कहते हैं, आरक्षित स्थानों में अनुसूचित जातियों को काफ़ी ज़्यादा उनके सहायता मिली। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जातियों के लिए शक्ति के माध्यम से राजनीतिक अधिकार व प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के लिए उन्होंने 1942 में अनुसूचित जातियां संघ की स्थापना की। अब जो अनुसूचित जातियां कहीं ना कहीं वो संघ उन्होंने स्थापित कर लिया। कब? 1942 में अनुसूचित जाति संघ की स्थापना की। किसने की? भीमराव अम्बेडकर जी ने। परंतु वह 1946 में चुनाव में हार गए। जो भीमराव अम्बेडकर थे वो 1946 में चुनाव में हार गए। बाद में राजनीतिक दावों से थक कर उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, जब हमें स्वतंत्रता मिली, उसके बाद अनुसूचित जातियों की एक बड़ी संख्या के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। अब जो भीमराव अम्बेडकर थे वो थक चुके थे क्योंकि वो हार गए चुनाव में, और उसके बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने अनुसूचित जातियों की एक बड़ी संख्या ली और उन्होंने कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म को उन्होंने अपना लिया। जब बौद्ध धर्म को उन्होंने अपनाया उसके बाद क्या हुआ? अंबेडकर के विपरीत, अंबेडकर बिल्कुल उल्टा कह सकते हैं, अंबेडकर के विपरीत गांधी जी हरिजनों को हिंदू समाज में एकीकृत करना चाहते थे, इकट्ठा करना चाहते थे हिंदू समाज में, क्योंकि इनका मानना था कि अगर ये अलग हो जाएंगे तो ये हमेशा के लिए कहीं ना कहीं दूषित समझे जाएंगे। तो उनका क्या मानना था गांधी जी का? गांधी जी हरिजनों को हिंदू समाज में एकीकृत करना चाहते थे। देशव्यापी सृजनात्मक कार्यों व अस्पष्टता के विरुद्ध अभियान के माध्यम से इसके लिए उन्होंने उच्च जातियों की चेतना जगानी चाहिए।
जो उच्च जाति के वर्ग थे, लोग थे, कहीं ना कहीं महात्मा गांधी जी ने उनकी चेतना जगानी चाहिए कि उनके साथ जो तुम निम्न वर्गों के साथ करते हो ऐसा क्यों, तो कह सकते हैं उन्होंने उनकी चेतना जगानी चाहिए। वह उन धर्मशास्त्रों में विश्वास नहीं करते थे जो अस्पृश्यता का पाठ पढ़ाते थे। महात्मा गांधी जी उन धर्मशास्त्रों, उन धर्म ग्रंथों, उन धर्मशास्त्रों का विश्वास नहीं करते थे जो अस्पृश्यता का पाठ पढ़ाते थे। उन्होंने हरिजन नामक समाचार पत्र प्रकाशित करना प्रारंभ किया। अब समाचार पत्र उन्होंने प्रकाशित कर दिया महात्मा गांधी जी ने, और 1932 में किए गए उनके सुविख्यात उपवास ने लोगों का ध्यान अनुसूचित जातियों की समस्या की ओर भी आकर्षित किया, क्योंकि उन्होंने 1932 में कहीं न कहीं उन्होंने उपवास रखा था और लोगों का ध्यान इस प्रकार अनुसूचित जातियों की समस्या की ओर आकर्षित किया। उनके दबाव में आकर अंग्रेजी सरकार ने पूना समझौता 1932 के अंतर्गत विधानसभा में अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की स्वीकृति दी, कि अनुसूचित जातियों की जो शक्ति है, उनकी जो हर चीज़ में कह सकते हैं कि उनको आगे बढ़ने के लिए उन्हें स्वीकार कर लिया उन्होंने। अंततः अम्बेडकर ने अलग चुनाव क्षेत्र की मांग को छोड़ दी तथा अनुसूचित जातियां हिंदू धर्म में ही रही। इस प्रकार जो अनुसूचित जातियां थीं वो हिंदू धर्म में ही रही। गांधी जी ने अनुसूचित जातियों से सहानुभूति व समानता का व्यवहार करने का आग्रह किया। अब जो गांधी जी थे वो उच्च वर्गों से ही कहते थे कि आप इन लोगों से एक सम्मान पूर्वक व्यवहार करें, ताकि इन्हें ऐसा महसूस ना हो कि ये अलग अलग हैं। तो किस प्रकार उन्होंने कहा, गांधी जी ने अनुसूचित जातियों से सहानुभूति रखी व समानता का व्यवहार करने का आग्रह किया अन्य लोगों से, कि इनके प्रति समानता का व्यवहार किया जाए। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चंस दिए गए हैं। आगे पढ़ते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में अनुसूचित जातियां। अब स्वतंत्रता प्राप्ति जब हमें आज़ादी मिल गई तब उस प्रकार क्या था भारत में अनुसूचित जातियों के साथ उनका पढ़ते हैं। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ तथा भारतीय संविधान 1950 में लागू किया गया। अब जो भारतीय संविधान है वो लागू कब किया गया? 1950 में लागू किया गया। इसका उद्देश्य भारत को सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र बनाना था तथा अपने सभी नागरिकों के लिए न्याय, समानता, स्वतंत्रता एवं बद्धता प्राप्त करना था, अपने सभी नागरिकों के लिए। बाद में हमारे संविधान के आमुख में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द भी जोड़े गए। तो आगे बढ़ते हैं। संरक्षणात्मक भेदभाव की नीति, जिसमें पढ़ते हैं संरक्षण भेदभाव की नीति। ये अनुभव किया गया कि अनुसूचित जातियां जनसंख्या के सर्वाधिक पिछड़े हुए भाग हैं। ये अनुभव किया गया कि जो अनुसूचित जातियां हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए भाग हैं। अंततः उन्हें मुक्त प्रतियोगिताओं की समस्याओं से बचाने तथा उनके हितों की रक्षा करने के लिए संरचनात्मक भेदभाव की नीति अपनाई गई। संरचनात्मक भेदभाव का अर्थ है कि भारत के संविधान के अंतर्गत भारत सरकार अनुसूचित जातियों को एक विशेष श्रेणी मानती है जिसकी सहायता उसे कल्याणकारी कार्यों द्वारा तथा शैक्षणिक संस्थाओं व नौकरियों आदि में स्थान आरक्षण करने से है। मतलब जिस प्रकार नौकरियों में उन्हें रिजर्वेशन कर देना, नौकरियों में उन्हें और स्कूलों में फीस कम कर देना, तो कहीं ना कहीं इस आरक्षण की उन्होंने ऐसा किया, आरक्षण से करनी है ताकि भारतीय जनसंख्या का ये पिछड़ा वर्ग अन्य वर्गों के समक्ष आ सके, इनके बराबर आ सके, अन्य वर्गों के बिल्कुल बराबर आ सके यह पिछड़ा वर्ग, तभी इन्हें आरक्षण दिया गया। संविधान ने अनुसूचित जातियों के लिए विशेष सुरक्षाएं तथा बचाव के प्रावधान किए, इन्हें विशेष सुरक्षाएं दी और उन्हें बचाव के प्रावधान किए ताकि उनकी सामाजिक असमर्थताएं दूर करने का तथा उनके शैक्षणिक शिक्षा संबंधी शैक्षणिक, आर्थिक एवं राजनीतिक हितों को प्रोत्साहित करने का उद्देश्य पूरा किया जा सके। मतलब कहीं ना कहीं इन्हें समाज के बिल्कुल अन्य वर्गों की तरह है, जैसे उच्च वर्ग के लोग थे, उन्हें उसकी तरह इनका विकास करना था। चाहे आप राजनीतिक स्तर पर कहें, चाहे आर्थिक स्तर पर कहें, चाहे सामाजिक स्तर पर कहें, इनका विकास करना अब ज़्यादा महत्वपूर्ण हुआ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 17, 23, 25, 46,
330, 332, 335 और 338 में इन प्रावधानों की चर्चा देखिए। अगर आप ये देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अस्पृश्यता प्रथा को समाप्त किया गया। जो भेदभाव की जो अस्पृश्यता थी उसको समाप्त कर दिया गया और अनुसूचित जातियों को दुकानों, होटलों, कुओं, तालाबों, नहाने के घाटों, सड़कों तथा सार्वजनिक आमदों स्थलों को प्रयोग करने की अनुमति दे दी गई। अब पहले नहीं था, जिस प्रकार कुओं से पानी निकालने का नहीं था पहले अनुसूचित जातियों को, लेकिन अब इनको हर जगह इनको अनुमति प्रदान की गई। बंधुआ मजदूरी प्रतिबंधित कर दी गई, खत्म कर दिया गया बंधुआ मजदूरी को। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जातियों के शैक्षणिक मतलब शिक्षा, शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को प्रोत्साहित करने तथा उन्हें सभी प्रकार के शोषण व सामाजिक अन्याय से बचाने की जिम्मेदारी राज्य को सौंपी गई। कि राज्य का अब दायित्व बनता है कि किसी भी अनुसूचित जाति वर्गों को उनके साथ अन्याय ना हो, उनके साथ पूरा न्याय होना चाहिए। तो इस प्रकार सारी जिम्मेदारी राज्य को सौंपी गई। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 46 इसके अंतर्गत ये आता है। जन सेवाओं के आरक्षण की बात की जाए तो अनुच्छेद 16 से लेकर 335, 16 और 335 किसका जन सेवाओं में आरक्षण दिया गया और लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षण अनुच्छेद 330 और 332 करने तथा अनेक प्रावधानों के क्रियान्वयन की देखभाल करने के लिए केंद्र में विशेष अधिकारी की नियुक्ति अनुच्छेद 338 के लिए भी राज्य को अनुमति दी गई। तो इनके लिए काफ़ी अनुच्छेद में इनके लिए सारी चीज़ें जो भी ज़रूरत पड़ी वो प्रावधान किया गया। आगे बढ़ते हैं। उपरोक्त संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत लोकसभा व राज्य विधानसभाओं के जो राज्य की विधानसभा होती है, राज्य विधानसभाओं के कुल स्थानों के 14% स्थान अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित किए गए। कि 14 जो स्थान होंगे वो अनुसूचित जातियों के आरक्षण दिया जाएगा इन्हें। नौकरियों में कुल रिक्त स्थानों के 15% स्थान उनके लिए आरक्षित किए गए। कि 15% स्थान सिर्फ अनुसूचित जातियों के लिए ही छोड़ दिए गए। केंद्र में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए कमिश्नर का पद सृजित किया गया। आयुक्त जिसे कह सकते हैं, कमिश्नर का पद सृजित किया गया। अनुसूचित जातियों के लिए कल्याण तथा विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का एक विशेष भाग नियत किया गया। तो कहीं न कहीं इनके विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का भी एक विशेष भाग नियत किया गया, एक विशेष भाग निर्धारित किया गया पंचवर्षीय योजनाओं में भी। आगे बढ़ते हैं। अनुलंब सक्रियकरण के बारे में, इसको तो आपने पढ़ लिया था लेकिन इसमें दोबारा दे दिया गया है। तो यहाँ पर कुछ न कुछ तो डिफरेंस में बताया गया होगा, पढ़ते हैं। यहाँ पे अनुलंब सक्रियकरण का अर्थ उस प्रक्रिया से है जिसमें उच्च जाति के लोग अनुसूचित जातियों को जाति के आधार से परे राजनीतिक रूप से सक्रिय करते हैं। जो जाति की राजनीतिक रूप से वो सक्रिय करते हैं। उच्च जाति के लोग अनुसूचित जातियों को जाति के आधार से राजनीतिक रूप से सक्रिय करते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब हमें स्वतंत्रता मिली उसके बाद के काल में सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों के लिए लागू की गई आरक्षण मतलब रिजर्वेशन लागू की गई आरक्षण नीति विशेष कल्याण योजनाओं ने इस प्रक्रिया में सहायता दी। अनुसूचित जातियों के कुछ परिवार व व्यक्ति वैधानिक तथा प्रशासनिक निकायों में सर्वोच्च शिखर तक पहुंच गए। अब जो अनुसूचित जातियों के लोग थे अब कहीं न कहीं ये अच्छे पोस्ट पर पहुंच गए। ये लोग अनुलंब सक्रियकरण के लिए उत्प्रेरक की भांति काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अधिकांश बड़े राजनीतिक दलों ने अनुसूचित जातियों के नेताओं का संयोजन किया तथा ये दल उनको वोट बनाने के लिए काम में लेते हैं। जो दल होते हैं ये कहीं न कहीं वोट बनाने के लिए काम में लेने लग गए। स्थानीय व क्षेत्रीय राजनीति में अनुसूचित जाति के नेताओं का उच्च जाति गुटों में भी संयोजन किया गया। मतलब कह सकते हैं कि जो स्थानीय जो राजनीति से जुड़े हुए थे अनुसूचित जाति के वर्गों के लोग थे, अब कहीं न कहीं वो उच्च जाति की गुटों में भी वो संयोजन इकट्ठे होने लगे। लेला दुष्किन के अनुसार
इस व्यवस्था में स्थानीय शक्तिशाली उच्च जाति प्रमुख मतों को सक्रिय करते हैं। जो स्थानीय शक्तिशाली लोग होते हैं उच्च जाति प्रमुख मतों को सक्रिय करते हैं ताकि वह आरक्षित स्थानों पर, जो आरक्षित स्थान है, जो रिजर्वेशन कह सकते हैं, आरक्षित स्थानों पर अनुसूचित जातियों के अपने ऐसे व्यक्तियों को बिठा सकें जिनसे वह काम लेते हैं, वह जिन्हें वह नियंत्रित करते हैं। तो अब वह उन्हें बिठाना चाहते हैं जिनसे वह काम ले सकते हैं। ये व्यक्ति उच्च जाति प्रमुखों से पारंपरिक संबंधों तथा राजनीतिक तृणों से बंधे होते हैं। एक तरह से राजनीतिक कर्जे के रूप में कहीं ना कहीं वो बंधे होते हैं, तृणों से वो बंधे होते हैं। ये व्यक्ति उच्च जाति प्रमुखों से, जो उच्च जाति प्रमुख होते हैं, प्रमुख तौर पे कहा जाए, उनसे पारंपरिक संबंधों से, पुराने संबंधों के कारण तथा राजनीतिक तृणों से बंधे होते हैं तथा इन्हें अच्छे मित्र जैसे नेतृत्व की अपेक्षा होती है। ये इनके एक अच्छे मित्र जैसे कहीं ना कहीं इनसे नेतृत्व की, लीडरशिप की इनसे अपेक्षा होती है। आगे बढ़ते हैं। क्षैतिज सक्रियकरण। इसका अर्थ उस राजनीतिक प्रक्रिया से है, ध्यान से सुनेगा, इसका अर्थ उस राजनीतिक प्रक्रिया से है जिसमें अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा व उनके प्रोत्साहन के लिए इन जातियों में एकत्मकता बढ़ाने तथा उन्हें एक राजनीतिक ताकत के रूप में संगठित करने पर जोर दिया जाता है। एक राजनीतिक ताकत के रूप में उन्हें संगठित करने पर जोर दिया जाता है। स्वतंत्रता से पूर्व अंबेडकर ने दिशा में अनवरत प्रयास किए। उन्होंने कई प्रयास किए अम्बेडकर जी ने। स्वतंत्रता के बाद वह प्रक्रिया जारी रही, स्वतंत्रता के बाद भी वो प्रक्रिया जारी रही। इसका प्रमाण अनुसूचित जातियों द्वारा राजनीतिक दल व दबाव समूह के गठन से मिलता है। 1957 में अनुसूचित जातियों द्वारा रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया गठित की गई। रिपब्लिक ऑफ पार्टी कहीं न कहीं ये गठित की गई किसके द्वारा? अनुसूचित जातियों द्वारा। इस पार्टी का उद्देश्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का गठबंधन था, ताकि जब गठबंधन के तौर में बंध जाएंगे तो इन पर शक्ति ज़्यादा आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं पिछड़े वर्गों का गठबंधन था। अवसरों की समानता तथा सर्वहारा के लिए विशेष अधिमान्यता दिलाने के लिए संघर्ष करना इसका उद्देश्य था, कि सभी लोगों को सभी अवसरों की समानता हो, और इस प्रकार इनका ये उद्देश्य था। मनुष्य द्वारा मनुष्य के तथा वर्ग द्वारा वर्ग के शोषण की समाप्ति इसके उच्च आदर्शों में थी, कि मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण नहीं होना चाहिए। ये भी इनका आदर्श थे, इनके उच्च आदर्श थे। परंतु इस पार्टी का प्रभाव सीमित था। आंतरिक मतभेदों के कारण, अंदर में ही कहीं ना कहीं आपस में ही आंतरिक मतभेदों के कारण 1970 में ये औपचारिक रूप से टूट गई, क्योंकि इनमें खुद अंदर से ही जो इनकी पार्टी के सदस्य थे उनमें ही कोई न कोई मतभेद हो गए थे सदस्यों में। तो कहीं ना कहीं 1970 में ये औपचारिक रूप से पार्टी जो थी कहीं ना कहीं टूट गई। इसके अधिकांश सदस्य कांग्रेस में संयोजन द्वारा शामिल कर लिए गए तथा वह कांग्रेस में दबाव समूह की भांति काम करने लगे। अब जो उनके सदस्य थे इस पार्टी के, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के जो सदस्य थे, कहीं ना कहीं ये अब कांग्रेस में शामिल हो गए, और कांग्रेस में शामिल होने के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस में दबाव समूह की भांति ये काम करने लगे। रिपब्लिक पार्टी के नेतृत्व से निराश अनुसूचित जाति के क्रांतिकारी व युवा परिवर्तनवादियों के एक समूह ने, जो परिवर्तन चाहते थे, परिवर्तनवादियों के एक समूह ने दलित पैंथर्स नामक नई पार्टी बना ली। अब दलित पैंथर नामक एक नई पार्टी बना ली गई। इनका दृष्टिकोण विस्तृत है तथा ये ऐसे सभी दलित लोगों को अपने आंदोलन में शामिल करना चाहते हैं जिनमें भूमिहीन मजदूर, निर्धन, किसान व कारखानों के श्रमिक हैं। अब इन सभी लोगों को इस पार्टी में शामिल करना चाहते थे, दलित पैंथर्स में, चाहे वे अनुसूचित जाति के हों या ना भी हों, वो शामिल करना चाहते थे। ये क्रांति लाना चाहते हैं। इनका उद्घोषणा है कि हम सारे देश पर शासन करना चाहते हैं। इनका क्या घोषणा थी, क्या घोषणा करते थे कि हम सारे देश पर शासन करना चाहते हैं। हमारा लक्ष्य व्यक्ति ना होकर पूरी व्यवस्था है।
जो कि अंदर तक सड़ चुकी है। इनका मुख्य ध्यान साहित्य द्वारा क्रांतिकारी चेतना जगाने पर है। इनका अनुयायियों की संख्या सीमित थी और इनके अनुयायियों की जो संख्या सीमित थी, तो आप समझ सकते हैं कि इनका क्या मेन वे चाहते थे। आगे बढ़ते हैं। 1980 के दशक की शुरुआत में, जब 1980 का दशक आया, उसकी शुरुआत में काशीराम के नेतृत्व में, जब लीडरशिप जो थे वो काशीराम थे, तो काशीराम के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी क्षेत्रीय सक्रियकरण की कार्यनीति के माध्यम से अनुसूचित जातियों के हितों का नेतृत्व कर रही थी। अब कहीं न कहीं अनुसूचित जातियों के हितों की सुरक्षा कौन कर रही थी? अब बहुजन पार्टी आई, बहुजन समाज पार्टी आई, जिसे BSP भी कहते हैं, ये आई और इसके नेतृत्व कौन संभाल रहे थे? काशीराम। ये अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा का नेतृत्व कर रही थी और 2003 तक के छोटे से जीवन काल के दौरान इसने अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों को एक कर सत्ता प्राप्ति में सफलता पाई। अब ये कहीं ना कहीं सत्ता प्राप्ति में सफलता इन्होंने पाई। पिछड़े वर्गों को एक कर लिया इन्होंने पिछड़े वर्गों को, और सत्ता प्राप्ति में सफलता पाई। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्ग जनसंख्या का 85% हिस्सा है। जनसंख्या की बात की जाए तो 85% ये हिस्सा है। इस तथ्य पर ध्यान देकर BSP ने राजनीति में अपना स्थान बनाया और इस प्रकार कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी कहीं ना कहीं राजनीति में इस बहुजन समाज पार्टी ने अपना एक स्थान बना लिया। 13वीं लोकसभा में उनके 14 सांसद तथा 2003 में राज्यसभा में उनके 5 सांसद थे और उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी 3 बार सत्ता में आ चुकी है। तो आप समझ सकते हैं जो बहुजन समाज पार्टी थी सत्ता में, उत्तर प्रदेश में सत्ता में कितनी बार आ चुकी थी? 3 बार आ चुकी थी बहुजन समाज पार्टी। ये किसके लिए खड़ी हुई थी? ये अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा के लिए ये बहुजन समाज पार्टी आई थी। आगे बढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय, अब राष्ट्र की बात करी जा रही है और राज्य स्तर की बात की जा रही है, तो राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय विधायकों में अनुसूचित जातियों का शक्तिशाली समूह भी क्षेत्रीय सक्रियकरण के सिद्धांत पर कार्य कर रहा है। इस प्रकार के शक्तिशाली समूह वर्तमान राजनीतिक स्थितियों पर आश्रित होकर अनुसूचित जातियों के लिए लाभ पाना चाहते हैं। अब अनुसूचित जातियों के लिए लाभ पाना चाहते हैं जो लोग अब समूह बनाकर आ चुके हैं। लोकसभा में इस प्रकार का एक प्रभावकारी शक्तिशाली समूह काफ़ी समय तक जगजीवन राम के नेतृत्व में विद्यमान था। अब जगजीवन राम थे, इनके नेतृत्व में कह सकते हैं काफ़ी शक्तिशाली जो समूह थे इनके नेतृत्व में रहे। प्रभावकारी कह सकते हैं। लोकसभा में इस प्रकार एक प्रभावकारी शक्तिशाली समूह काफ़ी समय तक जगजीवन के नेतृत्व में विद्यमान था। आगे बढ़ते हैं। ये पाया गया कि अन्यायपूर्ण तथा असमानतावादी सामाजिक व्यवस्था की निरंतरता बनाए रखने में राजनीति में अनुसूचित जातियों के अनुलंब सक्रियकरण, अनुलंब आप समझ गए होंगे, कई बार हमने इसको रिपीट किया है। अनुलंब सक्रियकरण ने इन जातियों को सहायक बना दिया। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, दलित पैंथर्स के बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से इन जातियों के क्षेत्रीय सक्रियकरण का प्रभाव सीमित ही रहा। इस संदर्भ में BSP काफ़ी हद तक प्रभावशाली रही। हालांकि निर्वाचन आयोग ने इसे राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दे दी। फिर भी ये उत्तर भारत के क्षेत्र में ही अधिक सक्रिय रही, मतलब उत्तर भारत के क्षेत्र में ही ज़्यादा सक्रिय रही। परंतु आंदे बेते ने ये सही कहा है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ऐसा प्रतीत होता है कि सारा ध्यान संस्कृतिकरण के स्थान पर शासन व शक्ति की परिस्थितियों के लिए होड़ की ओर जा रहा है। तो कहीं ना कहीं शासन की समझ लीजिए, शासन और शक्ति की जो स्टेटस कह सकते हैं, परिस्थितियाँ कह सकते हैं, कहीं ना कहीं उसकी होड़ मची हुई है कहीं ना कहीं शक्ति प्राप्त करने के लिए। आगे बढ़ते हैं।
आगे पढ़ते हैं संस्कृतिकरण। संस्कृतिकरण के बारे में तो आपको कितनी मैंने बार बता चुकी हूँ मैं कि संस्कृतिकरण क्या होता है। जो अपने तौर तरीके एकदम उच्च वर्ग की तरह बना ले उसी को कहते हैं। चलो एक बारी पढ़ लेते हैं। अनुसूचित जातियों में संस्कृतिकरण के माध्यम से सामाजिक गतिशीलता की प्रक्रिया स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के काल में भी चलती रही। स्वतंत्रता प्राप्ति हुई उसके बाद भी ये प्रक्रिया चलती रही। इन लोगों ने उच्च जातियों के नाम अपना लिए। जो उच्च जातियों के नाम अपना लिए, अपने महिमापूर्ण उद्भव के बारे में मिथक ढूंढ लिए अपने महिमापूर्ण उद्भव के बारे में इन्होंने मिथक ढूंढ लिए। सांस्कृतिक परंपराओं की देवी देवताओं व प्रार्थनाओं को अपना लिया। अब कह सकते हैं इन्होंने देवी देवताओं को भी अपना लिया तथा नए व्यवसाय अपना लिए, नए कार्य शुरू कर लिए। केरल में अनुसूचित जातियों ने उच्च जातियों के नाम अपना लिए। उदाहरण के लिए उमा, रमणी, शंकरण, पुष्करण, ये सारे कहीं ना कहीं उच्च वर्गों के नाम थे, इन्होंने अपना लिए। पश्चिमी बंगाल की 12वीं विवाह के दिन हल्दी लगाने लगी। अब कहीं ना कहीं 12वीं विवाह के दिन ये हल्दी लगाने लगे। ये भी पश्चिमी बंगाल में भी ये हुआ। पश्चिमी बंगाल के तिया अपने आप को राजवंशी या सूर्यवंशी कहने लगे। अब जो तिया वर्ग के लोग थे इन्होंने अपने आप को राजवंशी कहना शुरू कर दिया और सूर्यवंशी कहने लगे। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र के जो महार थे, महाराष्ट्र के महार, उत्तर प्रदेश के पासी और राजस्थान के बैरों व बलाई जातियों ने अपने पारंपरिक दूषित व्यवसाय छोड़ दिए। अब कहीं न कहीं इनके जो पारंपरिक व्यवसाय थे उसको इन्होंने छोड़ दिया तथा कृषि, उद्योग व नौकरियों में प्रदूषण रहित व्यवसाय अपना लिए। अब इन्होंने प्रदूषण रहित मतलब जो पहले कार्य करते थे उन सभी व्यवसाय को छोड़कर अच्छी पोस्टें लेने लग गए, अच्छा व्यवसाय शुरू कर दिया। तो कह सकते हैं जो पहले इनकी स्थिति थी कहीं ना कहीं उसको ख़त्म करके इन्होंने अपना उच्च जैसे उच्च वर्ग के लोग होते हैं अपने उस प्रकार इन्होंने अपनी हर चीज़ें कर ली। आगे बढ़ते हैं। शहरीकरण। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के काल में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर प्रवास व शहरीकरण की बढ़ती गति ने सामाजिक गतिशीलता के धर्मनिरपेक्ष मार्ग खोल दिए। क्योंकि अब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हुई, जब स्वतंत्रता हमें मिली उसके बाद क्या हुआ, जो ग्रामीण वर्गों के लोग थे अब शहरों की ओर आने लग गए, शहर की ओर प्रवास आने लगे और इस प्रकार शहरीकरण की बढ़ती हुई गति ने सामाजिक गतिशीलता के धर्मनिरपेक्ष मार्ग खोल दिए। परंतु अनुसूचित जातियों के मामले में शहरों की ओर प्रवास करने मात्र से उच्चोन्मुख सामाजिक गतिशीलता नहीं हो जाती। कि सिर्फ जो अनुसूचित जातियां अगर शहरों में आ जाएं तो ये नहीं कि उनकी जो स्थिति है वो उच्च हो गई, ऐसा नहीं है। शहरी क्षेत्रों में इन्हें प्राय गंदगी साफ करने, जूते पॉलिश करने, निर्माण कार्य में, जैसे घर निर्माण कह सकते हैं, दिहाड़ीदार बंदे कह सकते हैं, तो निर्माण कार्य तथा अकुशल जिसमें कुशलता ना हो, पूरी तरह से कुशल ना हो, तो अकुशल औद्योगिक श्रमिक जैसी निम्न परिस्थिति ही इन्हें मिली। श्रीनिवास के अनुसार गांव के नाई, अब श्रीनिवास क्या कहते हैं, गांव के जो नाई होते हैं, गांव के नाई जब नगरों में चले जाते हैं तो वे बाल काटने की दुकानों में, धोबी धुलाई घरों में, अब जो गांव के नाई होते हैं वो शहरों में जाते हैं या नगरों में जाते हैं, वो तो क्या करते हैं अपनी एक दुकान खोल लेते हैं और वहाँ वो बाल काटना शुरू कर देते हैं। और जो धोबी होता है वो धुलाई घरों में, लॉन्ड्री जिसे कहते हैं, धुलाई घरों में लोहार फर्नीचर की दुकानों में काम करते हैं। अब जो लोहार होते हैं वो फर्नीचर की दुकानों में काम करते हैं और जो कपड़े धोने वाले होते हैं वो लॉन्ड्री में काम करने लग जाते हैं। तेली या यदि तेल नहीं निकालते तो तेल बेचने लगते हैं। अब जो तेली होते हैं वो तेल नहीं निकालते तो तेल बेचना शुरू कर देते हैं। माली बागवानों की तरफ, चमार जूतों की दुकानों में तथा ब्राह्मण रसोइयों व शिक्षक एवं वकीलों के काम करने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं सबके काम कहीं ना कहीं बटे हुए हैं और अभी भी ऐसा कहीं ना कहीं काम करते हैं। तो वही कह रहे हैं कि चमार जो होते हैं जूते की दुकानों में तथा ब्राह्मण रसोइयों में। लेकिन अब की अगर वर्तमान की बात की जाए तो बिल्कुल उल्टा है, अब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आगे बढ़ते हैं वर्तमान स्थिति के बारे में। चलो वर्तमान के बारे में भी जान लेंगे हम कि वर्तमान में क्या स्थिति है। तो वर्तमान स्थिति के बारे में जानते हैं।
अनुसूचित जातियों में कुछ व्यक्तियों, परिवारों व समूहों ने सामाजिक गतिशीलता अर्जित की है, परंतु अनुसूचित जातियों की एक बड़ी संख्या आज भी समाज के पिछड़े वर्ग का भाग है। वह पारंपरिक असमर्थताओं व वंचनाओं को शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक झेलते हैं। मतलब शहरी क्षेत्रों में उन्हें कहीं ना कहीं पारंपरिक जो कहते हैं पानी नहीं पीना, खाना नहीं खाना, तो कहीं ना कहीं शहरी क्षेत्रों में तो इतना नहीं होता है, पर ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी कहीं ना कहीं वो चीज़ झेलते हैं। गुजरातों के गांवों के अध्ययन में IP देसाई ने पाया कि 69 गांवों में से 47% गांव में अस्पृश्य प्रथा अभी भी चलती है और 90% गांवों में उच्च जाति के घरों व मंदिरों में वर्जित प्रवेश अभी भी कहीं ना कहीं रियलिटी बताएं तो अभी भी कहीं ना कहीं मंदिरों में वर्जित प्रवेश है, मंदिरों में नहीं जा सकते। 64% गांव में जल आपूर्ति का अलग स्रोत प्रचलित था। तो 64 गांव में कहा जाए तो जहाँ से जल मिलता है, नलकूप कह सकते हैं, हैंडपैन कह सकते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी अभी कह सकते हैं कि बिल्कुल अलग है जहाँ से वो पानी निकालते हैं, पानी यूज़ करते हैं। अनुसूचित जातियों की व्यवसायिक गतिशीलता बहुत ही सीमित रही है। वर्ग 1 व वर्ग 2 की नौकरियों में उनका प्रतिनिधित्व कम व वर्ग 3 व 4 नौकरियों में प्रतिनिधित्व अधिक है। राजनीति में इन्हें वोट बैंक समझा जाता है। अब ये भी बता दिया है कि राजनीति में इन्हें क्या समझा जाता है, वोट बैंक समझा जाता है। शैक्षणिक रूप से अनुसूचित जातियों के लोग अभी भी पिछड़े हुए हैं। अगर शिक्षा, वैसे इन्हें आरक्षण दिया गया है शिक्षा के उसमें, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं ये अनुसूचित जातियों के लोग पिछड़े हुए हैं शिक्षा के मामले में कहा जाए तो। इनमें साक्षरता की दर 21% है। जो साक्षरता की दर है वो 21% है। आर्थिक रूप से निर्धनता की सीमा रेखा से नीचे रहने वाले लोगों में इन लोगों का अधिकार है। मतलब अगर देखा जाए तो नीचे निर्धनता में सबसे निम्न वर्ग कह सकते हैं, बहुत गरीब कह सकते हैं, ये है निर्धन में। 21वीं शताब्दी की शुरुआत में अनुसूचित जातियों पे उत्पीड़न एवं अत्याचार समाप्त नहीं हुए। 21वीं शताब्दी की शुरुआत में भी अनुसूचित जातियों पर उत्पीड़न व अत्याचार समाप्त नहीं हुए। इसके विपरीत जनसंख्या के प्रभुत्वशील भाग व अनुसूचित जातियों के बीच संघर्ष तेज हो रहा है। कह सकते हैं अनुसूचित जातियों के बीच जो संघर्ष है वो तेज हो रहा है। शहरी क्षेत्रों में आरक्षण विरोधी दंगों का प्रारंभ व ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों पर बढ़ते अत्याचार इस बात के प्रमाण हैं कि शहरी क्षेत्रों में दंगे होने लग जाते हैं आरक्षण विरोधी में, और ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों पर कहीं ना कहीं बढ़ते अत्याचार इस बात का प्रमाण है। आगे बढ़ते हैं। अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण के प्रावधानों ने, जब इन्हें आरक्षण दिया गया तो आरक्षण के प्रावधानों ने जनसंख्या के गैर अनुसूचित जातियों में असंतोष को जन्म दिया। अब जो गैर अनुसूचित जातियां हैं, जो अनुसूचित जातियां नहीं हैं, गैर अनुसूचित जातियां जो नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं उनमें असंतोष जन्म दिया। कहीं ना कहीं उनमें असंतोष हुआ इनके आरक्षण को लेकर। अपर्याप्त नौकरियों तथा व्यावसायिक महाविद्यालयों में सीमित साधनों के लिए होड़ ने तनावों व संघर्षों को जन्म दिया। अब कहीं ना कहीं तनाव और संघर्षों को जन्म दिया। कहाँ पर? महाविद्यालयों व सीमित स्थानों के लिए। जो कोई स्थान सीमित है तो कहीं ना कहीं इन लोगों की जो कह सकते हैं कि इनको जो स्टूडेंट कह सकते हैं, बहुत स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि इन्हें ज़्यादा आरक्षण मिल रहा है, हम नहीं आ पा रहे हैं। तो वही कह रहे हैं, सीमित स्थानों के लिए होड़ ने तनाव व संघर्ष को जन्म दिया। देश के कुछ भागों में आरक्षण विरोधी आंदोलन देखे गए कि आरक्षण का विरोध करने लगे, क्योंकि जो चीज़ें आरक्षण पर विरोध करने लगे, क्योंकि वो मानते हैं कि हमें ये चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं जो चीज़ें इन्हें मिल पा रही हैं। इनके पास हर संसाधन उपलब्ध हैं पर हमारे पास नहीं है, पर फिर भी इन्हें आरक्षण दिया जाता है दूसरे वर्ग के लोगों को। बल्कि उनके पास सारी चीज़ें मौजूद हैं फिर भी उन्हें आरक्षण दिया जाता है, और हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमें कुछ नहीं प्राप्त होता। तो कहीं ना कहीं ये तनाव भी लोगों में होता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र व गुजरात में यह है। ये सभी आंदोलन उच्चानुमुख गतिशील अनुसूचित जातियों के विरुद्ध हैं। अब ये जो आंदोलन होते हैं ये अनुसूचित जातियों के विरुद्ध हैं,
1981 में गुजरात के अनेक शहरों में स्नातकोत्तर मेडिकल पाठ्यक्रमों में स्थान आरक्षण के मुद्दे पर आरक्षण विरोधी दंगे हुए। कहाँ पे? मेडिकल स्थानों पर जब स्थान प्राप्त करने की बात आई, मेडिकल पाठ्यक्रमों में स्थान आरक्षण के मुद्दों पर आरक्षण विरोधी दंगे हुए। इनके लक्ष्य मुख्यतः उच्चान्मुख गतिशील अनुसूचित जातियां थीं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन जो अनुसूचित जातियां थीं उनको ही इसमें ये बात कहा जाने लगा कि सिर्फ आप अनुसूचित जातियों के ही वर्गों को उठाना चाहते हैं, बड़ी अच्छी पोस्ट दिलाना चाहते हैं, और इस प्रकार कहीं ना कहीं उनमें एक दंगे शुरू हो गए। तो वही बात की गई है, इनके लक्ष्य मुख्यतः उच्चान्मुख गतिशील अनुसूचित जातियां थीं। उदाहरण के लिए वनकारों के विरुद्ध जो कि श्वेतपोश या मेहनतकश नौकरियां कर रहे हैं। ये हमले उन निम्न भंगियों के विरुद्ध नहीं थे। वो जो निम्न जो भंगी थे, जाति के जो कह सकते हैं निम्न वर्ग के लोग थे, उनके विरुद्ध नहीं थे, जो कि गंदगी हटाने जैसे निम्न कार्य करते हैं तथा जिनमें साक्षरता दर बहुत कम है। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जातियां हमारे देश की उस पिछड़ी जनसंख्या का एक बड़ा भाग हैं जिसमें अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्ग शामिल हैं। सामान्यतः समूचा पिछड़ा वर्ग सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व शैक्षणिक क्षेत्रों में पिछड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये सभी उसमें पिछड़ा हुआ है। उनके पिछड़ेपन का प्रमाण इस बात से मिलता है कि केंद्रीय सरकारी सेवाओं में इनका प्रतिनिधित्व कम है। जो केंद्र सरकारी सेवाएं होती हैं, इनका जो प्रतिनिधित्व होता है बहुत कम है, अर्थात लगभग 30% ही हैं, जबकि कुल जनसंख्या में इनका स्थान 70% से अधिक है। अब देख लीजिए, इनका जो स्थान है कुल जनसंख्या में 70% से अधिक है, लेकिन अगर बात की जाए वैसे इनका स्थान 30% ही है, जबकि अगर बात की जाए जनसंख्या में तो इनका स्थान ज़्यादा मात्रा में है, 70% है जनसंख्या में। वर्ग 1 की नौकरियों में इनका प्रतिनिधित्व और भी कम है। आगे बढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त हमने देखा कि आरक्षण की नीति के कारण पिछड़े वर्गों में अभिजनों के एक लघु समूह की वृद्धि हुई है। एक लघु समूह, एक छोटा समूह कह सकते हैं, उसकी वृद्धि हुई है। ये लोग सुशिक्षित हैं, मतलब पढ़े लिखे हैं, आर्थिक रूप से समृद्ध हैं, आर्थिक रूप से मजबूत हैं तथा राजनीतिक रूप से मुखरित हैं, और राजनीतिक रूप में भी ये हैं। आरक्षण के सभी लाभ ये लोग समेट लेते हैं। अब जो वर्गों के लोग हैं जिनके पास समृद्धशाली हैं, या आरक्षण के सभी लाभ समेट लेते हैं। अनुसूचित जाति अभिजनों के बारे में सच्चिदानंद ने कहा कि चूंकि ये लोग शिक्षित हैं, अंततः शेष समुदाय की तुलना में अधिक सुयोग्य हैं, मतलब अच्छे हैं। अन्य लोगों के समुदाय की अगर अन्य लोगों की बात की जाए तो उनकी तुलना में काफ़ी अच्छे हैं। इनके पास हर चीज़ की संसाधन की हर चीज़ है इनके पास। ये सामाजिक परिवर्तन को पहले से ही देख पाते हैं। ये क्षमता उन्हें सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों हेतु दी गई अनेक रियायतों व कल्याणकारी कार्यों का लाभ उठाने में सहायता देती है। तो कहीं ना कहीं सरकार द्वारा जो आरक्षण दिया जा रहा है, ये उनका भी फ़ायदा उठा रहे हैं। गाँवों व शहरों दोनों में, चाहे गांव की बात हो चाहे शहर की बात हो, दोनों में अनुसूचित जाति अभिजन अपने निम्न बिरादरों के प्रति बहुत कम दिलचस्पी दिखाते हैं, क्योंकि जो उनकी बिरादरी है, निम्न बिरादरी कह सकते हैं, उसके प्रति ये लोग जो हैं समृद्ध लोग हैं, जो अनुसूचित वर्ग में ही समृद्ध लोग हैं, ये बहुत कम दिलचस्पी दिखाते हैं, बल्कि ये अभिजन अधिकांशतः अपने स्वहितों, अपने परिवारों व रिश्तेदारों के हित के प्रति जागरूक रहते हैं। तो ये अपने लोगों के प्रति जागरूक नहीं रहते हैं, अभिजन लोगों के प्रति जागरूक नहीं रहते हैं। ये अपने खुद के स्वार्थ के प्रति और अपने परिवार और रिश्तेदारों के प्रति ही सिर्फ जागरूक रहते हैं। जो अच्छी सरकार की जो चीज़ें प्राप्त कर लें, जो उनकी स्थिति अब अच्छी हो चुकी है, तो ये अन्य अपने लोगों के प्रति नहीं, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए अपने परिवार और अपने रिश्तेदारों के प्रति ही जागरूक रहते हैं। इस प्रकार हमने पाया कि अनुसूचित जातियों की परिस्थिति ऊंची करने के नियोजकों की नीचे तक प्रभाव पहुंचाने की पद्धति तथा शैक्षणिक क्षेत्र में सामाजिक गतिशीलता की पद्धति असफल रही है।
इसका एक विकल्प यह हो सकता है कि समाज बदलने के लिए जनसंख्या के सभी उत्पीड़ित वर्गों का एक एकताबद्ध संघर्ष हो तथा संविधान के अनुरूप एक धर्मनिरपेक्ष समाजवादी व प्रजातांत्रिक भारत का निर्माण हो। तो इसमें यही बात की गई है कि संविधान के अनुरूप धर्मनिरपेक्ष, सभी लोग धर्म के समान हों, और समाजवादी, सभी लोग एक जैसे समाज, एक ही जैसे कह सकते हैं, समाज में कोई भेदभाव ना हो, प्रजातांत्रिक तथा भारत का निर्माण हो, तभी कहीं ना कहीं ये स्थिति आगे ठीक हो सकती है। तो इसमें यही चीज़ बातें की गई थी। आपने अगर ध्यान से सुना होगा तो आपको समझ में आया होगा। और वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है। तो हमारा ये चैप्टर, मैं आपको बता दूं, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। देखिए हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट चैप्टर हम लेकर आएंगे जल्दी से जल्दी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और आप सबको तो पता है कि मैं क्या चाहती हूँ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सबसे यही उम्मीद करती हूँ।